चलो ठीक है भाई, आज हम इलेक्ट्रिसिटी शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो कि हमारा फिजिक्स का चैप्टर है। इसमें क्या है बेसिक, देखो मैं बेसिक से बताऊंगा एकदम और एंड तक ले जाऊंगा। स्टिक रहना, समझते चलना। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी में हमको ये जानना ज़रूरी है कि चार्ज क्या होता है। चार्ज, ठीक है, चार्ज क्या है। जैसे हर बॉडी के पास मास होता है, वैसे ही दो चीज़ें ऐसी होती हैं, दो फंडामेंटल चीज़ ऐसी होती हैं जिनके पास क्या होता है, चार्ज होता है। वो दो चीज़ें क्या हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। चार्ज जो है मेरा किसके पास होता है, इलेक्ट्रॉन के पास होता है और प्रोटॉन के पास होता है। जो इलेक्ट्रॉन के पास होता है उसको हम बोलते हैं, उसके पास नेगेटिव चार्ज होता है, और जो प्रोटॉन के पास होता है उसको हम बोलते हैं उसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। ये इंडिकेशन करने का तरीका है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। अब इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है, देखो यहाँ ध्यान से सुनना। हम बच्चों को, ज़्यादातर बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, नहीं, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है, इलेक्ट्रॉन कोई चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है। इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, तुमको पता होगा कि एटम होता है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं, ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं तो रिवॉल्व करते हैं, ये किसने बताया था हमको, रदरफोर्ड ने बताया था। तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, चार्ज होता है। अब इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन कोई खुद चार्ज नहीं है, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है उसकी वैल्यू होती है E इज इक्वल्स टू 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। तो इसकी जो यूनिट होती है वो कूलाम होती है। चार्ज को किस में मेज़र करते हैं, कूलाम में। जैसे डिस्टेंस को मीटर में, है ना, टाइम को सेकंड में, वैसे ही चार्ज को हम कूलाम में मेज़र करते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आएगी। जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन के पास होता है उतना ही चार्ज प्रोटॉन के पास भी होता है। 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, दोनों के पास सेम चार्ज होता है, ठीक। अब भैया चार्ज मैंने क्यों बताया, चार्ज इसलिए बताया मैंने क्योंकि चार्ज के फ्लो की वजह से ही क्या प्रोड्यूस होता है, करंट। करंट जो आता है जब चार्ज फ्लो करने लग जाता है मेरा एक ऑर्डरली मैनर में, तो क्या प्रोड्यूस हो जाता है, मेरा करंट प्रोड्यूस हो जाता है। जैसे किसी वायर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब ये बहुत सारे वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, हेयर एंड देयर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं इधर से उधर। अब जब ये इलेक्ट्रॉन एक ऑर्डरली मैनर में मूव करने लग जाते हैं, उस ऑर्डरली मैनर के मूवमेंट की वजह से ही इस वायर के पास क्या आता है, करंट आता है। अब देखो ये सारी मैंने बातें बता दी, अब सिंपल सी बेसिक बातें बताता हूँ कि है क्या चीज़, फंडा क्या है बेसिक। सबसे पहले कुछ बेसिक बातें समझो। जैसे इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है, लिखते चलना कि इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन हैव चार्ज कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इलेक्ट्रॉन के पास ही चार्ज होता है। प्रोटॉन के पास भी चार्ज होता है, ठीक है भैया। अब इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब किसी भी बॉडी के पास कितना चार्ज है, किसी भी बॉडी के पास कितना चार्ज है, उसे निकालने का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल्स टू एन ई। क्यू इज इक्वल्स टू एन ई। क्यू क्या है यहाँ पे, चार्ज, किसी बॉडी के पास कितना चार्ज है। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन है। देखो मैंने बताया एक इलेक्ट्रॉन के पास इतना चार्ज होता है। अब ये बताओ अगर दो इलेक्ट्रॉन होंगे किसी बॉडी के पास, मान के चलो ये एक बॉडी है जिसके पास दो इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब इसके पास कितना चार्ज है, 2 इंटू, और एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना होता है, 1.67 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, तो ये दो के पास हो जाएगा। अब भैया अगर 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब अगर इस वायर में 3 इलेक्ट्रॉन होते तो कितना चार्ज हो जाता, 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इसका मतलब भैया यहाँ पर ये जो एन है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, हर बार नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज है उसका। तो Q इज इक्वल्स टू एन ई। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज है, ये Q इज इक्वल्स टू एन ई फॉर्मूले से हम क्या निकालते हैं, चार्ज।
क्यू क्यू क्या है? चार्ज। चार्ज को हम किस में मेज़र करते हैं? कूलाम में। किसको मेज़र करते हैं? चार्ज को किस में? कूलाम में मेज़र करते हैं। इतनी बातें बेसिक समझ में आ गई होंगी। क्या होता है चार्ज? चार्ज एक स्पेसिफिक क्वांटिटी है जो कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास ही पाई जाती है। चार्ज इज अ स्पेसिफिक क्वांटिटी जस्ट लाइक मास विच इज़ ओनली फाउंड ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। लिख लेना इस वाली बात को, जो केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास पाया जाता है। अ बॉडी कैन हैव मास एज वेल एज चार्ज। अगर एक बॉडी है उसके पास मास भी हो सकता है और चार्ज भी हो सकता है, बट अ बॉडी कैन नॉट हैव मास अंटिल, ऐसे लिखना अ बॉडी, ऐसे लिखना चार्ज इज अ स्पेसिफिक क्वांटिटी। चार्ज इज अ स्पेसिफिक क्वांटिटी which exist only on electron and proton. Only on electron and proton. A body with only mass can exist, but a body with only charge कैन नॉट एग्जिस्ट। मतलब एक बॉडी के पास जब चार्ज होगा तो उसके पास मास होगा ही होगा 100%। पर अगर किसी बॉडी के पास मास है तो इसका मतलब ये नहीं उसके पास चार्ज होगा ही होगा। तो जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है भैया 1.6 होता है। इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है, हाँ होता है इलेक्ट्रॉन के पास मास। ऐसे ही प्रोटॉन के पास चार्ज होता है, हाँ होता है 1.6 अभी हमने जो देखा, × 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन के पास मास होता है, हाँ भैया होता है, प्रोटॉन के पास मास भी होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज भी है, मास भी है। प्रोटॉन है तो प्रोटॉन के पास चार्ज भी है, मास भी है। मुझे लगता है कि इतना तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गई होगी चार्ज के बारे में। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट। देखो करंट, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड डालना करंट को किससे लिखते हैं? आई से डोनेट करते हैं। इट इज़ डोनेटेड बाय आई, ठीक है। अब होता क्या है करंट? देखो करंट तुम ये वर्ड सुनोगे कि वाटर का करंट बहुत ज़्यादा है ना, या फिर वायर में करंट बहुत ज़्यादा है। ये होता है कि एक, जैसे सपोज़ करो एक वायर है, तुम इस वाले पॉइंट पे खड़े हो, तुम सपोज़ करो तुम इस वाले एंड पे खड़े हो, है ना, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करके जा रहे हैं, तुम्हारे पास सपोज़ करो एक स्टॉप वॉच है। तुम उस स्टॉप वॉच में देख रहे हो कि इस पॉइंट से एक पर्टिकुलर टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं। इस पॉइंट से एक पर्टिकुलर टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? करंट। मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब मेरा एक टाइम इंटरवल में कितना चार्ज फ्लो किया, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब चार्ज किसके पास होता है? इलेक्ट्रॉन के पास। प्रोटॉन के पास भी होता है ये चार्ज, पर मूव कौन करते हैं? इलेक्ट्रॉन। क्यों इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स में एग्जिस्ट करते हैं और प्रोटॉन मूव नहीं कर सकता, क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट करता है। प्रोटॉन बाउंड होता है न्यूक्लियस के अंदर, इसलिए बाहर घूम नहीं सकता, आवारा नहीं है प्रोटॉन। बट इलेक्ट्रॉन कैन मूव हेयर एंड देयर बिकॉज इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में एग्जिस्ट करता है, ना कि न्यूक्लियस के अंदर। ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं बहुत बार। तो जब मेरे वायर से जब चार्ज फ्लो कर रहा है, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, तो हमने क्या करा? हम यहाँ पे बैठ के उसे देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर गए। जितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर गए मतलब जितना चार्ज फ्लो कर गया, हम उसे क्या कर देंगे? टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि चार्ज के फ्लो करने का रेट क्या है। उसी को हम क्या बोल देंगे? करंट। कि भैया इस रेट से चार्ज फ्लो कर रहा है, मतलब ऐसा मान के चलो कि एक सेकंड में 10 इलेक्ट्रॉन निकल के गए हैं, तो एक सेकंड में कितना चार्ज गया? 10 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एक सेकंड में इतना चार्ज गया, मतलब भैया करंट कितना है? इतना करंट है। ऐसे पानी के साथ भी होता है। जितना ज़्यादा पानी, देखो सिंपल सी बात है, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकल के जाएंगे, तुम क्या बोलोगे? भैया बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकल गए एक सेकंड के अंदर, इसका मतलब भैया करंट बहुत तेज़ है ना। अगर कम इलेक्ट्रॉन निकल के जाएंगे, 2-4 इलेक्ट्रॉन निकल के जाएंगे, तुम क्या बोलोगे? भैया 2-4 इलेक्ट्रॉन निकले एक सेकंड में, इसका मतलब करंट बहुत स्लो है। मान के चलो पानी है, धीरे धीरे बह रहा है, तुम क्या बोलोगे? पानी का करंट बहुत स्लो है।
पर वही पानी बहुत तेज़ बहे तो तुम क्या बोलोगे, पानी का करंट बहुत तेज़ है। तुम अगर से सपोज़ करो ये एक नदी है, ये नदी, तुम यहाँ खड़े हो और देख रहे हो तो ये पानी बहुत तेज़ी से निकल के जा रहा है, पानी बहुत तेज़ी से निकल के जा रहा है यहाँ से, तो तुम क्या बोलोगे, भैया वाटर 1 सेकंड के अंदर बहुत सारा पानी जा रहा है यहाँ से, इसका मतलब ये वाटर का करंट बहुत तेज़ है। वहीं 1 सेकंड के अंदर बहुत कम कम पानी जा रहा है, बहुत कम कम, तो तुम बोलोगे भैया वाटर का करंट बहुत स्लो है। तो उसी से लिंक करके देखो, मैं पूरा चैप्टर ऐसे लिंक करा के पढ़ाऊँगा ताकि तुम्हें समझना आसान हो। तो अब बात करते हैं इसकी करंट की। तो करंट क्या है, इसकी डेफिनेशन लिखोगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। देखो किसी भी चीज़ के आगे रेट लग जाए तो इसका मतलब क्या होता है, उसको हम टाइम से डिवाइड करने वाले हैं, टाइम से। तो अभी हमने देखा करंट को किससे डिनोट करते हैं, आई से। तो आई इज इक्वल्स टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कितना चार्ज फ्लो करा, चार्ज को किससे लिखते हैं, क्यू से। और रेट मैंने बोला अगर किसी के आगे रेट लग जाए तो उसका मतलब क्या होता है, टी। तो आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, क्या हो जाएगा, फॉर्मूला, सिंपल सी बात है। करंट डिनोट किससे करते हैं, आई से। डेफिनेशन क्या होती है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, उसका फॉर्मूला हो जाता है। क्यू क्या होता है, कूलाम, और टी क्या होता है, सेकंड। तो इसकी यूनिट क्या बन जाती है, कूलाम पर सेकंड, ऐसे लिख देते हैं, कूलाम पर सेकंड, यूनिट बन जाती है कूलाम पर सेकंड। अब कूलाम पर सेकंड तो भी हमने सुनी नहीं है, तो क्या यूनिट होती है, तो इसकी एसआई जो यूनिट होती है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल जो यूनिट होती है, वो होती है मेरी एम्पियर, एम्पियर है ना, ए से डिनोट करते हैं एम्पियर। सिंपल सी बात है, ये 2-4 बातें पता होनी चाहिए बस करंट की। करंट क्या होता है कि कितना फ्लो कर रहे हैं चार्ज एक पर्टिकुलर इंटरवल में किसी पॉइंट से, वो उसका करंट है। ज़्यादा फ्लो कर रहा है चार्ज तो करंट ज़्यादा होगा, देखो क्यू की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो आई की वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो अगर ज़्यादा क्यू फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब आई ज़्यादा होगा, अगर कम क्यू फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब करंट कम होगा, सिंपल सी फंडी है। नापते किससे हैं, मतलब ऐसा ही यूनिट क्या है इसकी, एम्पियर है। लिखते किससे हैं, ए से लिखते हैं। अब करंट को मेज़र करने वाला डिवाइस, अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द करंट इज़ एमीटर, है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, एमीटर बोलते हैं। अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द करंट इज़ कॉल्ड एमीटर। तो आई थिंक सो तुम्हारे यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो नेक्स्ट है मेरा, नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखो ये ऐसा बोलते हैं टीचर लोग बहुत ज़्यादा कि ये बहुत वैसा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में नहीं आता, क्या कहना चाह रहा है। देखो मैं समझाऊंगा, एक बार कोशिश करना समझने की, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे इसमें हम क्या देखते हैं, पहले सबसे पहले तो डेफिनेशन लिखता हूँ, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग a unit positive charge from infinity to point A, ये डेफिनेशन लिख लो, ठीक है। इट्स SI यूनिट इज वोल्टेज, सॉरी वोल्ट, इसे किससे लिखते हैं, वी से। इट्स SI यूनिट इज वोल्ट, वी से लिख दिया। अब होता क्या, अभी समझ लेते हैं ना। द अमाउंट ऑफ वर्क डन, एक यहाँ बात आ रही है वर्क डन, कितना मैं काम कर रहा हूँ, टू ब्रिंग, किसको लाने में, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। यूनिट का मतलब जानते हो ना, कहीं अगर फिजिक्स में यूनिट लिखा रहता है तो ये ऐसा यूनिट नहीं, यूनिट अगर कहीं लिखा होता है कहीं भी यूनिट, तो इसका मतलब होता है वन। तो अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब 1 कूलाम का पॉजिटिव चार्ज, कहाँ से, इन्फिनिटी से, बहुत दूर से, किसी एक पॉइंट ए तक। कोई एक पॉइंट ए है, वो ए पॉइंट क्या है ये समझाता हूँ। देखो तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है ना। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसके चारों तरफ इसका क्या होगा, इन्फ्लुएंस होगा। इन्फ्लुएंस मतलब उसका क्षेत्र, जितने क्षेत्र तक उसका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस होगा। हर चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उस जितने दायरे में उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको बोलते हैं, उसका मतलब जितने दायरे में उसकी इलेक्ट्रिक फोर्स महसूस होती है,
किसकी? जैसे ऐसे समझो, जैसे ये तुम्हारी एक मैग्नेट है ना, तुम दूसरी मैग्नेट लेके आ रहे हो, तुम जहाँ यहाँ लेके आए मैग्नेट इस पॉइंट पे, अभी अपनी तरफ नहीं खींच रहा है, जैसे ही तुम इस पॉइंट तक ले आओगे, इस पॉइंट के बाद ये अपनी तरफ खींचने लग जाएगा, है ना, या फिर इस पॉइंट पे ले आओ तो खींचने लग जाएगा, इस पॉइंट पे ले आओ तो खींचने लग जाएगा। मतलब इतने रीज़न में इसका क्या है, इन्फ्लुएंस, इसके बाहर इसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, बहुत कम है, अगर होगा भी तो बहुत कम होगा, इसलिए इसको खींच नहीं पा रहा है। तो एरिया सराउंडिंग द चार्ज अप टू विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड, एरिया जो चार्ज के चारों तरफ है, जहाँ तक उसका इन्फ्लुएंस महसूस हो सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं उसका, या फिर नॉर्मल फील्ड बोलते हैं उसका। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, अगर मैग्नेटिक करंट की या फिर मैग्नेट की बात करेंगे तो उसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। अगर यहाँ पे अगर कोई मैग्नेट है, मैग्नेट के चारों तरफ जितना उसका, जितनी दूर तक उसका इन्फ्लुएंस होगा, मतलब जितनी दूर तक उसका प्रभाव होगा, ऐसे समझ सकते हो, कोई डॉन लोग हैं, कोई डॉन आदमी है, जितनी दूर तक उस डॉन का मतलब तानाशाही चलती होगी, वो क्या है, उसका इन्फ्लुएंस रीज़न है। अगर ज़्यादा दूर तक चलेगी तो उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, उसका प्रभाव ज़्यादा है। ऐसे ही चार्ज के साथ भी होता है, जितनी दूर तक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड महसूस होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसका इन्फ्लुएंस रीज़न। ठीक है, तो द एरिया सराउंडिंग द चार्ज अप टू विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है, डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड पूछता है, अभी पढ़ेंगे हम आगे चैप्टर मैग्नेटिक फील्ड, तो वहाँ इज कॉल्ड इट्स मैग्नेटिक फील्ड, ये लिख देना, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और इसका यहाँ तक एक इन्फ्लुएंस है। उस इन्फ्लुएंस के अंदर एक पॉइंट है ए, उस इन्फ्लुएंस के अंदर एक पॉइंट है ए। अब तुम्हारे पास कहीं बहुत दूर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, मतलब 1 कूलाम का पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है 1 कूलाम का। ये यहाँ से इस वाले पॉइंट से इन्फिनिटी दूरी पर है। अब देखो इन्फिनिटी दूरी मतलब पता नहीं कितनी दूरी पर है, पर दूर है। अब ये इन्फिनिटी कहने के लिए तो 10 मीटर भी हो सकती है, अगर चार्ज बहुत छोटे हैं तो उनके लिए मान के चलो एक चींटी है, दूसरी चींटी उसके लिए 1 किलोमीटर की दूरी बहुत ज़्यादा होगी। वहीं अगर एक ट्रेन है और दूसरी ट्रेन है तो उनके आपस में 1 किलोमीटर की दूरी बहुत कम मानी जाएगी। मतलब हम देख रहे हैं किसके कंपेयर किसके करा जा रहा है, मतलब डिस्टेंस को हम किन किन के बीच में देख रहे हैं। अगर बड़ी चीज़ों के बीच में देखते हैं तो डिस्टेंस बहुत बड़ा हो जाता, छोटा हो जाता है, बहुत बड़ा डिस्टेंस भी बहुत छोटा लगने लगता है, और छोटी चीज़ों को बीच में देखते हैं तो बहुत छोटा डिस्टेंस भी बहुत बड़ा लगने लग जाता है। तो यहाँ पर इन्फिनिटी का कोई ऐसा सेंस नहीं है कि इन्फिनिटी कितना है, बस ये है कि यहाँ एक दूरी है जिसके बारे में हमको नहीं पता। तो जब हम इन्फिनिटी से, मतलब इन्फिनिटी से एक चार्ज है 1 कूलाम, उसे जब हम पॉइंट ए तक लेके आएंगे, ये चार्ज जो है 1 कूलाम, ये पॉजिटिव चार्ज, हम इसे उठा के पॉइंट ए तक लेके आएंगे। पॉइंट ए तक लेके आने के लिए जितना मुझे वर्क करना पड़ेगा, जितना मुझे वर्क करना पड़ेगा उसको ही मैं क्या बोलता हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अब अगर डेफिनेशन तुमने लिखी होगी, लिखनी चाहिए बिल्कुल पक्का, तो वहाँ देखो, पन्ने पलट के पीछे देखो, वहाँ लिख रहा है द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यही तो है वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम इन्फिनिटी, कितनी दूर पर है इन्फिनिटी, फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए तक लाने में जितना मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, वर्क करना पड़ेगा, वो क्या होता है, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक समझ में आ गया वो, यही है, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत डरा के रखते हैं बस इस टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, देखो जैसे ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, इसका एक पॉइंट है यहाँ पर ए, ये दूसरा चार्ज है, इसका पॉइंट है बी। सुनना, इस ए पॉइंट पर मैं कहीं इन्फिनिटी से 1 कूलाम चार्ज लेके आया, चार्ज लेके आने में कुछ वर्क करना पड़ेगा। इस ए पॉइंट तक इन्फिनिटी से मैं 1 कूलाम चार्ज लेके आया, जो कि पॉजिटिव है, जो कि पीछे वाली डेफिनेशन में भी हमने पढ़ा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन्फिनिटी से मैं पॉइंट ए तक लेके आया। यूनिट पॉजिटिव चार्ज पॉइंट ए तक लाने के लिए मुझे कुछ वर्क करना पड़ा होगा, ठीक है भैया, करना पड़ा होगा। जो मुझे वर्क करना पड़ा होगा वो क्या होगा, इस पॉइंट ए का
इस पॉइंट ए का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इस पॉइंट ए का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ होगा, मुझे नहीं पता, कुछ होगा, अब वो मुझे नहीं पता है कुछ। ये बी पॉइंट है, इसके लिए भी मैं 1 कूलाम चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन्फिनिटी से लेके आया बी पॉइंट तक, एक 1 कूलाम चार्ज इन्फिनिटी से लेके आया बी पॉइंट तक। उसके लिए मुझे कुछ वर्क करना पड़ा होगा, वो क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। ठीक है, अब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ से उठा के मैं यहाँ तक लेके गया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज उठा के यहाँ से यहाँ तक लेके गया। अब इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जब मैं यहाँ से उठा के, देखना मैं जो बोल रहा हूँ शब्द यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उठा के यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जितना मुझे वर्क करना पड़ा होगा उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। एक तो डेफिनेशन होती है ये जो मैंने बताई कि अब इस डेफिनेशन को तुम लिखोगे तो लिख लो, द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। बस वहाँ पे था फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए, बस यहाँ उसे चेंज करके लिख देंगे फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। ठीक है, एक बात तो ये हो गई अगर तुम डेफिनेशन लिख के आते हो। इसको अब समझते हैं थोड़ा, है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग है पोटेंशियल डिफरेंस, और यही हमारा पूरा चैप्टर है। ये समझ में आ गया टॉपिक, तो बल्ले बल्ले है चैप्टर में। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस, अब थोड़ा सार से समझना। ये जो पॉइंट था पॉइंट ए, इस पॉइंट ए तक एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाने में मेरे को कुछ वर्क करना पड़ा होगा, वो क्या होगा, इस पॉइंट ए का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ऐसे ये पॉइंट बी है, इस पॉइंट बी तक मुझे एक चार्ज लाने के लिए वर्क करना पड़ा होगा, वो इस पॉइंट बी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। मान के चलो, मैंने तुम्हें बताई ना पीछे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ऐसा यूनिट क्या होती है, वोल्ट। मान के चलो इस पॉइंट ए का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो 10 वोल्ट है। कितना है, 10 वोल्ट। और मान के चलो ये जो पॉइंट बी है इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो 5 वोल्ट है ना। अब जब तुम इसके 10 वोल्ट में से इसका 5 वोल्ट माइनस कर दोगे, मतलब इसका पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसका 10 वोल्ट इसका 5 वोल्ट, इसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में से जब तुम इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माइनस कर दोगे तो उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन ये होती है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन required to bring a unit positive charge from point A to B। ठीक है, ए से बी तक लाने के लिए जो मुझे वर्क करना पड़ेगा वो क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखो इसका जो ऐसा यूनिट होती है, ऐसा यूनिट वो क्या होती है, वो भी वोल्ट होती है। क्यों होगी भैया वोल्ट, सिंपल है ना। देखो मैंने बताया ना, ये एक चार्ज है, इसका अपना एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है 10 वोल्ट, ये दूसरा चार्ज है, इसका अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है 5 वोल्ट। दोनों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने माइनस कर दिया तो मुझे क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। बेसिकली देखा जाए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में से ही तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माइनस कर रहा हूँ, तो आंसर क्या निकल के आएगा, वही निकल के आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही। अरे तुम्हें मैंने 10 रुपये दिए, मैंने बोला 10 रुपये में से 5 रुपये माइनस करो, तो आंसर जो निकल के आएगा वो 5 आएगा ना। और उसकी यूनिट क्या होगी, रुपए ही तो होगी, ऐसा तो है नहीं 5 पैसे बन गए होंगे वो, तो इसलिए इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, वोल्ट ही होगी, सिंपल। तो ऐसा यूनिट क्या होती है पोटेंशियल डिफरेंस की, वोल्ट होती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो इसे ऐसे भी लिख देते हैं, पी वी, पोटेंशियल डिफरेंस को पी डी लिख देते हैं या फिर वी लिख देते हैं। ये क्या होता है, ये होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, पोटेंशियल डी लिख देता हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज, इसका ये फॉर्मूला होता है। मतलब भैया मान के चलो कल को मैं 1 कूलाम चार्ज नहीं लेके आया, अभी तो मैं बार बार डेफिनेशन में ही बोल रहा हूँ ना, द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट बार बार मैं बोल रहा हूँ, यूनिट मतलब 1। अगर मान के चलो मैं 1 नहीं लेके आया, मैं 10 कूलाम का एक चार्ज लेके आया जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके आया। मान के चलो मैं यहाँ से इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी तक मैं 10 कूलाम का चार्ज लेके आया, 1 कूलाम का नहीं 10 कूलाम का चार्ज लेके आया यहाँ से यहाँ तक। अब क्या होगा, पोटेंशियल डेफिनेशन, अब जो पोटेंशियल डिफरेंस है सॉरी, वो क्या होगा, अब वो चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर चार्ज की वैल्यू चेंज हो गई ना, पहले 1 कूलाम बोल रहे थे अब हम 10 कूलाम बोल रहे हैं, तो मतलब अब क्या होगा, वर्क डन अपॉन नीचे क्यू हो जाएगा 10 कूलाम।
तो इसका मतलब ये है पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब जो हम चार्ज ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके जा रहे हैं, अगर उस चार्ज की वैल्यू चेंज होती है तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू चेंज होती है। समझ में आ रहा है ना, बेसिक सी बात है। जब हम स्टार्टिंग में हमने पढ़ा तो हमने बोला यूनिट पॉजिटिव चार्ज, बार बार यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो भैया मान के चलो हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज ना लाके 5 कूलाम का, 10 कूलाम का, 15 कूलाम का, 20 कूलाम का चार्ज ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके जा रहे होते, तो फिर क्या होता? तो क्या हमारा पोटेंशियल डिफरेंस वही सेम रहता? नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। या तो वर्क ज़्यादा करो अगर तुम तो ही पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा, या फिर चार्ज की वैल्यू ज़्यादा हो तो ही पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक सो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्टेज भी बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस ऑल्सो नोन एज वोल्टेज, इसको हम वोल्टेज भी बोलते हैं, वोल्टेज, वोल्टेज। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा और चीज़ें समझाता हूँ। देखो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अच्छा एक चीज़ छूट गई, जो डिवाइस विच इज़ यूज टू मेज़र पोटेंशियल डिफरेंस, एक डिवाइस जो पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करने के काम में आता है, उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। 4-5 बातें पढ़ी अभी तक हमने। क्या पढ़ा कि चार्ज क्या होता है, एनी फार्मूला होता है, आई क्या होता है, क्यू अपॉन टी फार्मूला होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पढ़ लिया, ऐसा यूनिट वोल्ट होती है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ऐसा यूनिट वोल्ट होती है, फार्मूला होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। बस ये 5 बातें पढ़ी हैं और कुछ नहीं पढ़ा, मतलब 1 2 3 4 ही बातें पढ़ी हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, एक सर्किट है, एक क्लोज लूप है, अ क्लोज लूप ऑफ कंडक्टर विच हैव इलेक्ट्रिक डिवाइसेस। ठीक है, अ क्लोज्ड लूप ऑफ कंडक्टर विच हैव इलेक्ट्रिक डिवाइसेस। सिंपल है, यहाँ पर तुमको कुछ सिंबल याद होने चाहिए, सिंबल जैसे बल्ब का, बल्ब का क्या होता है, ये बल्ब का होता है। ठीक है, इसके बाद रजिस्टर का, रजिस्टर का क्या होता है, ये रजिस्टर का सिंबल होता है ऐसे करके। इसके बाद स्विच का, स्विच का ही सिंबल होता है। ठीक है, ओपन स्विच होता है, एक क्लोज स्विच होता है, ये मतलब ये जो है ये दोनों पास हो जाते हैं तो क्लोज स्विच हो जाता है। ये फ़िलहाल ओपन स्विच है। ठीक है, क्लोज स्विच ऐसे होता है, ऐसे ये कर दिया, दूसरा ऐसे कर दिया, ये क्लोज स्विच है। तो स्विच में 2 होते हैं, ये ओपन स्विच, ये क्लोज स्विच, क्लोज्ड स्विच। ठीक है, और क्या होता है, बहुत सारे सिंबल होते हैं, जैसे की, की होती है एक, ये प्लग की होती है, मतलब ये कुछ ऐसी होती है, जैसे ये पेन है ना, पेन देख रहे हो तुम, अगर हम इसे ऐसे निकाल देते हैं तो सर्किट मेरा ओपन हो जाता है, और हम उसको की को ऐसे लगा देते हैं तो सर्किट मेरा क्लोज हो जाता है। तो इस तरीके से की होती है, तो उसमें डायग्राम भी ऐसे ही बनता है। ये अगर ऐसे बना हुआ है तो ये ओपन की है, ओपन की है, और अगर यहाँ गोल कर दिया, मतलब मैंने वो लगा दिया पेन ऊपर से, तो ये क्या है, क्लोज्ड की है। ठीक है, इसके बाद ये चौथा था ना कि पांचवा क्या होगा, रियोस्टेट या फिर वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर अभी मैंने बताया, अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेज़र वोल्टेज, उसका सिंबल क्या होता है, वी, अब बंद कर दो गोले में। छठा एमीटर, एमीटर होता है अ डिवाइस विच इज़ यूज टू मेज़र करंट, इसका क्या होता है, ए। ठीक है, और तो बस ठीक है, बहुत सारे होते हैं, अब तुम देख लेना, तुम्हारी किताब में दे रखे होंगे। बस अब अगर मैं इन सारे, इनमें से मतलब कुछ डिवाइसेस को लेकर एक क्लोज लूप बना दूं। अच्छा एक चीज़ और छूट गया, एक इम्पोर्टेंट, बल्ब, उसका सॉरी बैटरी, एक होता है बैटरी और एक होता है सेल। तो
तो सेल का बनाते हैं ऐसे, और बैटरी का मल्टीपल सेल लगा दो ऐसे करके। याद रखना इसमें ये एक साइड अगर पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये नेगेटिव टर्मिनल होता है, मतलब एक बड़ा एक छोटा जो बनाओगे। ऐसी बैटरी में जब यहाँ बड़ा बना रहे हो तो लास्ट ख़त्म होना चाहिए छोटे से, ये बैटरी होती है। ठीक है, अब चलो एक सर्किट बनाते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? एक क्लोज लूप जिसमें मेरा ये बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ और लगा दिया, मान के चलो सपोज़ करो वोल्ट मीटर लगा दिया। यहाँ पर मैंने स्विच लगा दिया, यहाँ पर मैंने बैटरी लगा दी या फिर सेल लगा दिया, और ये क्लोज्ड है तो इसे हम क्या बोलेंगे? क्लोज्ड सर्किट। क्या बोलेंगे? क्लोज सर्किट। तो मेरे दो तरीके के सर्किट होते हैं बेसिकली, इलेक्ट्रिक सर्किट दो तरीके का होता है मेरा सर्किट, एक क्लोज्ड सर्किट और एक ओपन सर्किट। क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट। ठीक है, वैसे तो तुम एक और पढ़ोगे शॉर्ट सर्किट, पर वो अलग है, यहाँ नहीं पढ़ते उसको, इसलिए पर मैं बस तुम्हें एक नाम के लिए बोल देता हूँ शॉर्ट सर्किट। वो छोड़ो, इतना देखो, क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट। क्लोज सर्किट ओपन सर्किट क्या होगा? मान के चलो ये बल्ब है, ये लगा हुआ है बल्ब यहाँ पर, ये ऐसे करके ये बैटरी लगी हुई है और यहाँ पे ओपन है, तो क्या है? ओपन सर्किट। अब मैंने इसको इससे जोड़ दिया तो क्या हो गया? क्लोज सर्किट हो गया। तो भैया ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता, क्लोज सर्किट में करंट फ्लो करता है। याद रखना, ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता और क्लोज सर्किट में करंट फ्लो करता है। करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है अभी सीखेंगे हम, कि करंट जो है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करना स्टार्ट करता है और कहाँ तक जाता है। जैसे सपोज करो एक रजिस्टर लगा दिया मैंने, ये एक बल्ब लगा दिया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें लग जाती हैं। तो करंट ऐसे करना फ्लो स्टार्ट करता है और ऐसे जाता है और कंप्लीट वापस लौट के नेगेटिव टर्मिनल में एंटर कर जाता है, फिर पॉजिटिव से जाता है, ऐसे करंट मूव करता रहता है। तो इसे बोलते हैं क्लोज सर्किट। और ये हमेशा लूप पूरा फॉलो होना चाहिए, कंप्लीट होगा तभी क्लोज सर्किट होता है, अन्यथा क्लोज सर्किट नहीं होता। ठीक है, अब आगे सुनो। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? अभी तक हमने चार्ज पढ़ लिया, चार्ज जो कि एक स्पेसिफिक क्वांटिटी है। इसके बाद हमने करंट पढ़ लिया, इसके बाद हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ लिया, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक सर्किट। देखो इलेक्ट्रिक सर्किट वाला जो टॉपिक है ना, ये तुम अपनी किताब से एक बार इसमें डायग्राम वगैरह देख लेना, क्योंकि ये कुछ इसमें आता नहीं है, रेयर ऑफ द रेयर के इसमें क्वेश्चन आ जाए। आता है तो यही आता है कि तुम्हें डिवाइस दे दी, इनको अरेंज कर दो सर्किट में, और कुछ नहीं आता। ठीक है, आगे देखो, अब थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होता है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ देखो, ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ हमसे बहुत बेसिक बातें बोलता है। सबसे पहले तो मैं ओम्स लॉ को समझाने से पहले तो मैं एक उदाहरण के एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, वहाँ से देखना तुमको ओम्स लॉ बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पहले मैं ओम्स लॉ की डेफिनेशन लिख देता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ। ये कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट is directly proportional to potential difference. Current is directly proportional to potential difference. मतलब ये कहता है कि जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के। फिर जो हमारे ओम साहब थे, इन्होंने बोला कि अगर ऐसा है कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के, तो पोटेंशियल डिफरेंस देखो, ये वी जो है ना, वी वोल्टेज है, मैंने बताया ना वी वोल्टेज, ये पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करता है और आई करंट को करता है। तो जो हमारे ओम साहब थे उन्होंने बोला कि करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के। देखो इस बात का मतलब ये है कि आई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के, वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस के। अगर वी बढ़ेगा तो आई घटेगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस घटेगा तो करंट भी घटेगा। तो यहाँ से उन्होंने बोला कि वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, मतलब इसको ऐसे उल्टा भी लिख सकते हैं कि आई अगर बढ़ेगा तो वी बढ़ेगा और आई घटेगा तो वी घटेगा। तो अब यहाँ से क्या करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, इक्वल का साइन लगाते हैं। जब भी याद रखना फिजिक्स में प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटता है तो इक्वल का साइन लगता है हमेशा, और इक्वल का साइन लगने के बाद एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पे वो कांस्टेंट आता है आर, आई एज इट इज आ जाएगा।
तो फॉर्मूला बन जाएगा V इज इक्वल्स टू आर आई या फिर V इज इक्वल्स टू आई आर, V इज इक्वल्स टू आई आर। तो ये फॉर्मूला निकल के आ गया ओम्स लॉ का। ठीक है, अब समझाता हूँ कहना क्या चाहते थे वो। देखो एग्जाम्पल से समझना। जैसे सपोज़ करो तुम्हारे घर पे, सबके घर में पानी की टंकी होगी। जैसे सपोज़ करो ये फर्स्ट फ्लोर है और ये सेकंड फ्लोर है। पानी की टैप जो यहाँ लगी हुई है। अब एक बात बताऊँ मुझे, अब अगर यहाँ को देखूँ मैं तो ये ऊपर है और ये नीचे है, तो ये क्या होगा, इसको बोलेंगे हम हाई पोटेंशियल। जो ऊपर होता है उसको बोलते हैं हाई पोटेंशियल और जो नीचे होगा उसको क्या बोलेंगे, लो पोटेंशियल। इनके बीच में डिफरेंस कितना, इतना ही डिफरेंस है। यहाँ देखो ये है हाई पोटेंशियल, ये है लो पोटेंशियल। इनके बीच में डिफरेंस कितना है, इतना डिफरेंस है, इतना। अब डिफरेंस यहाँ कम है और यहाँ डिफरेंस ज़्यादा है। इसका मतलब जो इस वाली पानी की टंकी से जो पानी निकलेगा वो ज़्यादा तेज़ी से निकलेगा, मतलब ज़्यादा तेज़ निकलेगा एज़ कम्पेयर टू इस वाली पानी की टंकी से। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में यहाँ से जो इस वाली टंकी से जो पानी गिरेगा वो ज़्यादा गिरेगा। इसका मतलब इस वाली टंकी का जो करंट होगा वो ज़्यादा होगा, बल्कि इस वाली टंकी का करंट क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है वो एक पर्टिकुलर इंटरवल में पानी जो है धीरे धीरे गिरेगा। तो हमने देखा भी होगा जब टंकी नीचे लगी रहती है तो पानी धीरे आता है, जब टंकी ऊपर पहुँच जाती है तो पानी तेज़ आता है। इसका कारण यही है कि पोटेंशियल डिफरेंस, जो डिफरेंस है वो ज़्यादा हो जाता है। जब डिफरेंस ज़्यादा हो जाता है तो करंट बढ़ जाता है। तो यही कहना चाहते थे ओम। उन्होंने यही बताया कि अगर तुम्हारे पास एक वायर है, इस वायर में मान के चलो ये वाला जो एंड है, इस वाले एंड का पोटेंशियल, जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो 5 वोल्ट है सपोज़ करो, और इस वाले एंड का पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो सपोज़ करो 10 वोल्ट है। तो जो करंट है वो किस हिसाब से जाएगा, वो देखेगा कि डिफरेंस कितना है दोनों पोटेंशियल्स का, 5 वोल्ट। तो करंट उस रेट से फ्लो करेगा, उस स्पीड से फ्लो करेगा। वहीं जब मान के चलो ये वाला जो एंड है इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है 5 वोल्ट और इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है 100 वोल्ट। अब वो देखेगा कि डिफरेंस तो भाई बहुत ज़्यादा है, तो जब डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो बहुत तेज़ फ्लो करेगा। तो क्या होगा, करंट बहुत तेज़ होगा, करंट बहुत ज़्यादा होगा। तो यही वो कहना चाह रहे थे कि आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। अगर वी ज़्यादा होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा, यहाँ देखो कम है, पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो करंट भी कम होगा। पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा, देखो यहाँ ज़्यादा है डिफरेंस, यहाँ देखो कितना है 100 माइनस 5, यहाँ कितना है 95, यहाँ देखो कितना है 10 माइनस 5, तो यहाँ कितना है 5। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ करंट भी ज़्यादा होगा। मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में। जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो तेज़ी से करंट फ्लो करेगा, यहाँ कम इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। समझ में आया? तो ये होता है पूरा पोटेंशियल डिफरेंस का खेल। ठीक है, आगे कल पढ़ेंगे। बाय बाय।